17 सितंबर 2024 एक ऐसा दिन जहाँ पे लेबनान के जो हिजबुल्लाह के लोग होते हैं उनके पेजेस एक्सप्लोड हो जाते हैं और उसी के कुछ दिन बाद वॉकी टॉकी भी एक्सप्लोड हो जाते हैं और आखिर में इजराइल हिजबुल्लाह पे हमला कर देता है। पर आखिर ये जो वॉर एक साल पहले हमास और इजराइल के बीच में शुरू हुई थी वो आज हिजबुल्लाह पे कहाँ से आ गई और आखिर कैसे हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है बल्कि उससे भी बहुत बड़ा सिंबल रखता है, मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। और हिजबुल्लाह के लीडर्स नसरल्लाह के मर जाने पर आखिर क्यों ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया 1 अक्टूबर को। तो चलिए जानते हैं हिजबुल्लाह के बारे में कि वो जो शुरुआत हुआ था एक छोटे से ग्रुप से वो आज इतना बड़ा मिलिटेंट और पॉलिटिकल विंग में बदल गया है जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा डायनामिक भी रखता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है, जिसकी वजह से ईरान को भी हमला करना पड़ता है इजराइल पे। तो मैं हूं शेष लक्ष्मी और चलिए जानते हैं हिजबुल्लाह के बारे में। हिजबुल्लाह जिसका अरेबिक में मतलब है पार्टी ऑफ गॉड, पर ये कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं है या ये सिर्फ रिलीजियस विंग नहीं है बल्कि उससे भी बड़ा एक पॉलिटिकल और मिलिटेंट विंग में आ जाता है। जैसा हिजबुल्लाह इंस्पिरेशन होकर बना था 1979 के इरानियन रिवॉल्यूशन से। 1975 से लेबनान में तो सिविल वॉर चल ही रही थी, पर जब 1982 में इजराइल हमला कर देता है लेबनान पे वहीं पे पैलेस्टीन फोर्सेस से लड़ने के लिए, तो एक ग्रुप इस्टेब्लिश होता है 1985 में जो कि एक ओपन लेटर देता है और उसमें वो बोलता है उसके प्रिंसिपल एनिमी यूएस और यूएसएसआर हैं और साथ ही में उसका ऑब्लिगेशन है कि इजराइल ने जो उनकी ज़मीन उनसे छीनी है उसे वापस लेना। जहाँ पे ये ग्रुप होता है हिजबुल्लाह। पर हिजबुल्लाह उस वक्त सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप होता है, एक सिया ग्रुप होता है जो एक सिया कंट्री ईरान से बैक पे सपोर्ट ले रहा होता है। उसका पैसा, उसका सपोर्ट सब कुछ ईरान से आ रहा होता है, पर वो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें करता है जो बहुत ख़राब होती है, जैसे यूएस एम्बेसी को बॉम्ब करना या हाईजैकिंग करना। पर आगे हम देखते हैं कि लेबनान में 1990 में सिविल वॉर ख़त्म होती है और इसी के साथ साथ हिजबुल्लाह की ताकत भी बढ़ती है। 1992 में जब हिजबुल्लाह के लीडर अब्बास अल मसावी की डेथ होती है वहीं पे नए लीडर आते हैं नसरल्लाह, जिनका नाम होता है हसन नसरल्लाह, जो कि अपने माँ बाप के 9 बच्चों में सबसे बड़े होते हैं। जब इस लीडर की डेथ होती है हिजबुल्लाह में, उसी से एक रिटेलिएट होके बहुत सारी एम्बेसी जैसे कि इजराइल की एम्बेसी जो टर्की में थी या अर्जेंटीना में थी, साथ में हाईजैकिंग और भी बहुत चीज़ें करके हिजबुल्लाह जताता है कि वो कैसे रिटेलिएट कर रहा है जो भी उसके लीडर के साथ किया जाता है। और 32 ईयर्स के नसरल्लाह उस वक्त मेन लीडर बन जाते हैं। पर ऐसा नहीं था, नसरल्लाह पहले से नहीं थे यहाँ पे, वो हिजबुल्लाह से शुरुआत से ही जुड़े हुए थे, जहाँ पे वो पहले हसन मूवमेंट का भी पार्ट होते हैं पर फिर वो हिजबुल्लाह में आ जाते हैं। उनका शुरुआत से ही हिजबुल्लाह में एक सब लीडर का बहुत बड़ा पार्ट होता है और जब मसावी की मौत होती है तब वो लीडरशिप लेते हैं और आज के 30 सालों तक वो लीडरशिप में रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि हिजबुल्लाह का इवोल्यूशन और होता है और 2000 में उसकी सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। उसे कहा जाता है कि वो फर्स्ट अरेबिक विक्ट्री है, वो अपने आप को ये कह के बुलाता है। पर आखिर क्या हुआ था 2000 में जैसे जो इजराइल की फोर्सेस थी वो विड्रॉ कर जाती हैं और इसे हिजबुल्लाह अपनी एक जीत भी मानता है जो कहीं ना कहीं सच्चाई भी होता है। सदर्न लेबनान से जब इजरायली फोर्सेस विड्रॉ करती हैं उसी के बाद हिजबुल्लाह की ताकत और बढ़ जाती है और 2006 में 2006 में इजराइल लेबनान वॉर होती है, जिसकी शुरुआत जब हिजबुल्लाह क्रॉस बॉर्डर पे वार करना शुरू करता है या क्रॉस बॉर्डर अटैक करना शुरू करता है उसकी वजह से होती है, जिसमें इजराइल रिस्पॉन्सिव में अटैक करता है और वहाँ पे 34 दिन की 34 डेज की एक ऐसी वॉर होती है जिसमें दोनों साइड के बहुत लोग मारे जाते हैं, पर ये यूएन की सीज फायर से रुक जाती है। पर आगे हम देखते हैं कि हिजबुल्लाह का ये तो सिर्फ एक मिलिटेंट विंग का इवोल्यूशन था, पर आगे चल के एक पॉलिटिकल इवोल्यूशन भी होता है, पॉलिटिकल विंग का भी इवोल्यूशन होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि 2009 में जो हिजबुल्लाह के लीडर होते हैं हसन नसरल्लाह वो कहते हैं कि अब हिजबुल्लाह के एक पॉलिटिकल विजन भी होगा, जहाँ पे वो पार्टी पॉलिटिक्स और इलेक्शन में आना शुरू होते हैं, जहाँ पे वो मेजॉरिटी में भी आते हैं और 2022 में मेजॉरिटी से भी आ जाते हैं। पर इसी बीच हिजबुल्लाह सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद की भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो लेबनान में सुन्नी मुस्लिम होते हैं वो हिजबुल्लाह पे आरोप लगाते हैं कि वो तो बस ईरान का एक एलाई बना हुआ है और ईरान का जो एलाई सीरिया का प्रेसिडेंट है उसकी हेल्प कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि हिजबुल्लाह मदद भी करता है और हिजबुल्लाह और भी विंग्स में अपनी ताकत बढ़ाता है, जहाँ पे हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं बन के रहता है बल्कि सदर्न लेबनान में बहुत सारी डेवलपमेंट भी करता है। जहाँ पे हसन नसरल्लाह का इतना नाम होता है कि हर जगह उसी की पोस्टर होती है, हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन तक वो सब हिजबुल्लाह वहाँ संभाल रहा होता है और इसी वजह से हिजबुल्लाह को लेबनान के अंदर स्टेट विद इन स्टेट बोला जाने लग जाता है, जहाँ पे हिजबुल्लाह सदर्न लेबनान में
बहुत बड़ी ताकत रखता था, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में भी हिजबुल्ला आ चुका था। पर ये युद्ध की शुरुआत तब होती है जब 7 अक्टूबर को हमास इजराइल पे हमला करता है और उसी पे इजराइल गाजा पे फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर देता है और हमास को हेल्प करने के लिए हिजबुल्ला नॉर्दर्न इजराइल पे हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न इजरायली सिविलियंस होते हैं उनको वहाँ से हटना पड़ता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सिर्फ हिजबुल्ला से ही प्रेशर नहीं आ रहा होता है, हमले नहीं आ रहे होते हैं, बल्कि जो यमन के हुतीज होते हैं उनसे भी हमला आ रहा होता है, जिसकी वजह से एक चेन बन जाती है। पर ये बड़ी बात तब होती है कि उसी के एक साल बाद इजराइल 17 सितंबर को हिजबुल्ला पे पेजर अटैक करता है, जो कि साइबर वॉर का एक बहुत बड़ी टैक्टिक्स बन जाती है, एक ऐसी टैक्टिक्स जो पहले देखी नहीं गई थी पर डरावनी थी। पर आखिर हिजबुल्ला पेजेस क्यों यूज़ कर रहा था? अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो पहले जब हिजबुल्ला के पास मोबाइल थे तो उसको इजराइल ट्रैक कर लेता था, जिसकी वजह से हिजबुल्ला लीडर्स ने कहा कि अब कोई मोबाइल नहीं रखेगा। पर उसी के आगे हम देखते हैं जब कम्युनिकेशन करनी होती है तो वो पेजेस रखना शुरू करते हैं। पर इसी को लेके इजराइल एक नया टैक्टिक्स करता है। ताइवान से जब नए पेजेस बन के आ रहे होते हैं हंगरी से, और जब हंगरी से लेबनान जा रहे होते हैं तो इजराइल उसमें एक्सप्लोजिव छोटी सी लगा देता है, जिसकी वजह से 17 सितंबर को बहुत लोगों की जान जाती है और 2000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड भी होते हैं। और ये एक नई तरह की टैक्टिक्स और साइबर वॉर दिखाता है। इसके आगे हम देखते हैं कि जब इन्वेजन करता है और 27 सितंबर को हिजबुल्ला के लीडर हसन नसरल्ला मार दिए जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सिर्फ ये हिजबुल्ला के लिए बड़ी बात नहीं थी और ना सिर्फ ये लेबनान के लिए, बल्कि दुनिया की हर सिया कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हसन नसरल्ला सिर्फ हिजबुल्ला का लीडर नहीं बन चुका था, बल्कि वो सिया में एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर भी बन चुका था। कश्मीर में भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं हसन नसरल्ला की डेथ को लेकर और पैलेस्टीन की सपोर्ट को लेकर। आगे हम देखें तो हसन नसरल्ला का मरना एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी दिखा सकता था हिजबुल्ला की। पर हम देखते कैसे ईरान इजराइल पे हमला कर देता है। पर इसमें बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। पहले अगर ये कही जा रही है कि ईरान इसलिए हमला करता है इजराइल पे क्योंकि हिजबुल्ला कहीं ना कहीं अलाई था, और जब हसन नसरल्ला की डेथ हुई तो ईरान खुद कहता है कि ये कहीं ना कहीं उसका एक बदला था। पर अगर हम दूसरे पक्ष से देखें तो ये कहा जा रहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने के बहुत करीब था। इजराइल इसीलिए बार बार अटैक कर रहा था ताकि ईरान कुछ करे और वो अपने न्यूक्लियर बम बनाने के रास्ते से रुक जाए या दूर चला जाए। पर ये अभी पक्का नहीं है। पर ये जरूर हम देख सकते हैं कि हिजबुल्ला कितने बड़ा डायनेमिक्स रखता है। आज भी हिजबुल्ला के भले लीडर मार दिए गए हैं, पर जो नसरल्ला के कॉजन थे उन्हें बनाने का सोचा गया है अगला लीडर। जहाँ पे हम देखते हैं कि हिजबुल्ला की वीकनेस अभी भी नहीं आई है और वो अभी भी लड़ रहा है इजराइल से। हिजबुल्ला आज भी लड़ रहा है इजराइल से। और हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ईरान का हमला करना दिखाता है कि कैसे हिजबुल्ला एक बहुत बड़ा अलाई था ईरान का। यहाँ पे एक मैप है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो ये पूरी सिचुएशन समझाता है। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे हमास पहले इजराइल पे हमला करता है, फिर इजराइल गाजा पे इन्वेशन करता है, जिसकी वजह से हिजबुल्ला और हुती जो कि यमन के होते हैं वो दोनों वार करते हैं इजराइल पे, और इजराइल वापस से उनसे लड़ता है। और वहीं पे ईरान भी हिजबुल्ला को हेल्प कर रहा होता है, वो इजराइल से भी लगता है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का मैप बहुत अच्छे से इस चीज़ को दर्शा रहा है। आगे हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में और मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग ला सकता है जो दुनिया को दो भागों में डिवाइड कर सकता है। जहाँ पे इजराइल भले ही यूएस बैक्ड सपोर्ट ले रहा हो, पर हिजबुल्ला और ईरान के पास भी कम सपोर्ट नहीं है। जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादातर इजराइल का ही साथ देती हैं, भले वो पर्दे के पीछे हो या पर्दे के सामने। वहीं पे ईरान का सपोर्ट रशिया देता है, जो कि कहीं ना कहीं दुनिया को दो अलाइज में बांटता हुआ दिखाता है। पर अभी हमें ये नहीं पता है कि ये वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही रुकेगी या उससे भी ज़्यादा जाएगी। पर ये हम जरूर देख सकते हैं कि जो एक वॉर इजराइल और हमास से शुरू हुई थी वो आज कई देशों तक पहुंच चुकी है, चाहे वो इजराइल हो, पैलेस्टीन हो, लेबनान हो या ईरान हो। और शायद ये और देशों से भी बढ़ेगी, शायद यमन भी इसमें आ जाए। पर अभी हम इसका पक्का दावा नहीं कर सकते। पर एक बात पक्की है कि ये मिडिल ईस्ट की वॉर सालों तक चल सकती है और ये और भी बड़े लेवल पे जा सकती है। जियोपॉलिटिक्स बदलेगी और मिडिल ईस्ट के डायनेमिक्स भी बदलेंगे, पर बहुत अलग तरीके से भी बदल सकते हैं, या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे भी बदल सकते हैं। वैसे आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि आप इजराइल के साथ हैं या ईरान के साथ, या आपको क्या लगता है कि क्या सही होना चाहिए इस चीज़ का सोल्यूशन और कैसे वॉर रोका जा सकता है। वैसे अभी तो सिर्फ वॉर चल ही रही है और इसको रोकना तो बहुत ही मुश्किल है। साथ ही में जो ईरान जैसी कंट्री जिनके पास कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर के बहुत पास में है, वो और ज़्यादा डेंजरस कर सकता है चीज़ों को। पर ये तो चीज़ें आगे ही बताएंगी कि वो कैसे आएंगी।